हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक सीरीज चला रही है अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। इसमें कई सारे जो सपोर्ट सिस्टम हैं, जिसको आज इकोसिस्टम कहते हैं, उस लोगों के जिन्होंने बहुत सारी हेल्प एडवोकेट को की है, और अगर वो नहीं होंगे तो एडवोकेट को प्रैक्टिस करने में कई कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं नागपुर में हूँ और मेरे साथ सुरेश सर है, जो लॉ लाइब्रेरियन हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तो लॉ लाइब्रेरियन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वो लाइब्रेरियन हैं। तो सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमें मौका दिया। थैंक यू सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप ये फील्ड में कैसे आए, लॉ लाइब्रेरियन के? लॉ लाइब्रेरियन के फील्ड के लिए मैं एक गांव से आया हुआ आदमी हूँ। तो मुझे नौकरी की तलाश थी। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, क्या मेरे से 2-3 छोटे भाई थे, उनको पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी था। तो मैं आया तो मुझे जिस घर मालक के यहाँ मैं किराए से रहता था, उन्होंने मेरे को बताया कि कोर्ट में एक जगह खाली है अटेंडेंट की। तो मैं उनके साथ गया, उनकी पहचान थी। उन्होंने मेरे को मिलाया प्रेसिडेंट साहब से और मुझे वहाँ जॉब मिल गया। उस समय के दिवंगत प्रेसिडेंट मिस्टर VR पाध्ये साहब थे। उन्होंने मेरे को लाइब्रेरी में जॉब दिए और मुझे उन्होंने प्रोत्साहन दिए कि आप लाइब्रेरी साइंस कीजिए। अच्छा। और जो मैंने बोला, सर मेरी माली हालत ऐसी नहीं है कि जो मैं लाइब्रेरी साइंस करूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पीछे जिम्मेदारियां हैं। तो उन्होंने बोले जो भी खर्चा लगता है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, क्या अगर आप फेल हुए तो मैं वो पैसे आपके पगार में से कपात करूंगा। अगर वो पास हुए तो मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने जेब से वो पैसे लगा लूंगा। मैंने बोला सर मुझे मंजूर है। तो मैं लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा देने चले गया और मैं लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर लिया। अच्छा। तो मेरी उनके प्रति बहुत आदर है और उनके मैं बहुत आभार मानता हूँ। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके इससे मैं लाइब्रेरियन बना। अच्छा। तो सर, उस टाइम पे आपने लॉ लाइब्रेरियन का जो कोर्स किया, ये कहाँ? नहीं सर, लॉ लाइब्रेरियन का ऐसा सेपरेट कोई कोर्स नहीं होता है। अच्छा। जो जनरल कोर्स होता लाइब्रेरी साइंस वही होता है। अच्छा, वो कहाँ किया सर आपने? वो मैंने विदर्भ साहित्य संघ का लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अच्छा। और आपको अभी कितने बरस हो गए? सर मेरे को 50-51 साल हुए हैं एज ए लाइब्रेरियन। ओहो, इन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में। ओके ओके ओके। सर, ये पूछना चाहूँगा कि ये बुक्स रखने की क्या प्रक्रिया होती है, मतलब आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो लॉ बुक्स को? सर, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, ओनली फॉर लॉ। तो इसमें क्या होता है, अनेक पोर्ट विभाग होते हैं, क्योंकि हर एक की बेयर एक्ट्स नहीं होती है, हर एक की किताब नहीं होती है। तो कंपाइलेशन होते हैं हर एक किताब के अंदर। एक किताब में कई एक्ट्स होते हैं, अनेक छोटे छोटे ऑर्डर्स, एक्ट्स, रेगुलेशंस ऐसे होते हैं। तो हम लोग उसका विभाग ऐसा करते हैं, टेक्स्ट बुक्स, यानी जो टेक्स्ट बुक रहता है उसका एक कंपार्टमेंट बनाते हैं। लॉ जनरल्स, तो लॉ जनरल्स का एक साइड करते हैं, केसेस का एक साइड करते हैं, और रिपोर्टिंग का एक साइड करते हैं। जो रिपोर्टिंग आते हैं फिर उसमें क्या आता है, सेंट्रल के अलग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग आते हैं, महाराष्ट्र के अलग आते हैं। उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसका अल्फाबेटिकल लगाते हैं। अच्छा। जिसमें हमको आसानी हो सके कि ढूंढने में। जो हमारे हाथ के नीचे जो अटेंडेंट काम करते हैं उनको भी अल्फाबेटिकल लगाते हैं, ईयर वाइज लगाते हैं,
और उसमें आसानी हो जाती है हमको निकालने में। क्या समझो, जो हमारे पास एडवोकेट्स आते हैं उन्होंने जो भी हमको मांगा कि हमको ये चाहिए, ये एक्ट चाहिए, तो हमारा अटेंडेंट वो निकाल देता है, या उसको नहीं समझता तो वो मुझे पूछता है। ओके। और सर ये जो बुक की परचेजिंग होती है जी तो उसमें फिर ये प्रक्रिया में भी आप शामिल होंगे? जी बिल्कुल शामिल होते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या हो जाता है, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसी है, हमारे बाड़ी में एक पोस्ट होती है लाइब्रेरी इंचार्ज, उसमें से एक वकील साहब चुन के आते हैं। तो हमारे पास ऐसा लगता है, हमारे पास डिमांड जो आती है और हमें लगता है कि हमारे पास एक किताब नहीं है, या गवर्नमेंट ने कोई कायदा चेंज किया तो वो किताब नहीं है, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट बनाते हैं और वो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी इंचार्ज साहब को देते हैं कि हमें इस किताब की ज़रूरत है। वो उसको अप्रूवल करते हैं और वो किताब हमारे पास आ जाती है। अच्छा। अभी इससे ही एक जुड़ा हुआ सवाल ये होता है कि लॉ में ऐसा होता है कि कमेंट्रीज कई सारे ऑथर्स लिखते हैं। जी हाँ। और कई सारे पब्लिशर उसको पब्लिश करते हैं। आओ। तो आप ये कैसे सिलेक्ट करते हो कि ये पब्लिशर का लूँगा या ये ऑथर है उनका लूँगा, इसमें कैसे होता है? सर मेरी पद्धत ऐसी है, अभी दूसरी की क्या होती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं वो ही किताब सिलेक्ट करता हूँ जिसमें आसानी से साइटेशन मिले। ओके। जैसा मसलन हमारे लाइब्रेरी में जो आते हैं रिपोर्टिंग जो आती है, मसलन AR है, महाराष्ट्र लॉ जर्नल है, ऑल महाराष्ट्र लॉ रिपोर्टर है, BCR है, और ऐसे रिपोर्टिंग है जो जिसमें जो आथर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ का समावेश करता है और क्लासिफिकेशन करता है, वो आथर की किताब हम ज़्यादा परचेस करने की कोशिश करते हैं। ओके। अगर जो आथर जैसा उसने चंडीगढ़ लॉ रिपोर्टर दे दिया या बिहार लॉ रिपोर्टर दे दिया, वो रिपोर्टिंग हमारे पास नहीं होती, तो वो पॉइंट अगर सामने एडवोकेट्स को लगता है तो वो हम दे नहीं पाते, तो ऐसी किताब हम क्यों परचेस करें? वो किताब हम परचेस नहीं कर सकते और वो आथर हमारे लिए कोई काम का नहीं। करेक्ट करेक्ट। सर ऐसा कभी होता है कि वकील साहब, क्योंकि कोर्ट में कई बार ऐसे होता है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वकील और सडनली कोर्ट सेज के प्लीज शो मी दैट पर्टिकुलर साइटेशन, और उनके पास तभी वो रेडीमेड नहीं रहता, तो वो भाग के आपके पास ही आएंगे। जी हाँ। तो ऐसी अर्जेंसी में आप कैसे फटाफट निकालते हो? बिल्कुल निकाल देते हैं। मेरे को इतना तजुर्बा है कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो जिनको मालूम नहीं रहता कि कौन सा साइटेशन, मेरे को एक हॉबी है, शुरू से ये हॉबी रही है, जो भी किताब नहीं आती है मंथली रिपोर्टिंग जो आती है उसको मैं सरासर एक नज़र इंडेक्स पे डाल देता हूँ। अच्छा। जो इंडेक्स होता है हर रिपोर्टिंग में एक इंडेक्स रहता है, वो इंडेक्स में मैं ऐसा सरासर नज़र डाल देता हूँ और मुझे मालूम रहता है कि ये पॉइंट हटके है। ऐसा लगता है मेरे को एक पॉइंट, तो मैं अपने डायरी में उसको नोट कर लेता हूँ, मेरी पर्सनल डायरी है। अच्छा। तो जो भी आता है, क्या सुरेश भाई हमें ऐसा ऐसा साइटेशन है क्या आपके पास लिख, तो मैं उसको तुरंत निकाल के दे देता हूँ कि हाँ ठीक है। बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं कि आपका माइंड कंप्यूटर माइंड है, आप जब भी आते तब उसको दे देते हो। यानी लाइब्रेरियन ऐसा होना चाहिए कि जो आने वाले व्यक्ति की हेल्प करे। करेक्ट करेक्ट। तो एक तरह से आपका खुद का एक साइटेशन बुक है। हाँ जी, मेरे पास खुद का एक साइटेशन बुक है जो मैं उसको जो ऐसा, और मेरे पास कंपाइलेशन है ऐसा बना हुआ जो बहुत से बार बार रिपीट होते हैं साइटेशन। तो वो क्या हो जाता है कि वो किताबें फट जाती है जेरॉक्स निकाल के। हाँ। तो मैंने उसका कंपाइलेशन बना के रखा है। ओके। इम्पोर्टेंट साइटेशन। हाँ हाँ। तो वो साइटेशन जिसको भी चाहिए कि भाई ऐसा है क्या ये पॉइंट पे कोई है क्या अपने पास, तो मैं उसमें से निकाल के उनको लीजिए, आप जेरॉक्स कर लीजिए इसको और ले जाके कोर्ट में बता दीजिए।
ओके। अभी ये सर पूछना चाहूँगा कि अब आप खुद को अपडेट कैसे रखते हो, क्योंकि किताबें आती रहती हैं, जी। तो उसकी भी कोई आपकी प्रोसेस है अपडेट होने की कि चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल किताब मंगाए नहीं मंगाए ये एक अलग बात हो गई, हाँ बट एक हाँ ये नई कमेंट्री आई है कॉन्ट्रैक्ट पे या ये नई कमेंट्री आई है इसमें, तो वो अपडेट कैसे रखते हो आप? सर, एक कमेंट्री के बारे में अगर आप पूछते हो तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपडेशन हमको रखना पड़ता है ज़्यादा करके केस लॉ के अंतर्गत, ओके। क्योंकि जो भी आता है हर महीने में जो केस लॉ आ जाता है उसमें हमको अपडेट रहना पड़ता है। और नए जो एक्ट्स आते हैं उसमें अपडेट रहना पड़ता है, ओके। क्योंकि जब तक के हम लोग अपडेट नहीं रहेंगे तब तक के सामने वाले को हम दे नहीं सकते। करेक्ट। दूसरी बात, लॉ लाइब्रेरी चलाने के लिए सबसे ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि चाहिए, यानी उसकी याददाश्त बिल्कुल प्रांप्ट चाहिए। करेक्ट। वो अपने याददाश्त के ऊपर ही लाइब्रेरी चला सकता है, बार बार वो अपना कैटलॉग नहीं दे सकता, क्योंकि कैटलॉग देखेगा समय जाएगा करेक्ट। कि हमारे पास ये किताब नहीं है। उसने मांगा तो उसने विदिन मिनट 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में निकलना चाहिए, ओके। क्योंकि उतनी अर्जेंसी रहती है उसको। करेक्ट करेक्ट, सही है आपकी बात। सर अभी ये पूछना चाहूँगा कि ई बुक्स आए हैं, हाँ। तो ये ई बुक्स और हमारे जो फिजिकल बुक्स हैं, जी। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ है कि दोनों अपने तरफ अपनी जगह पे हैं दोनों? मेरे को तो लगता है साहब अभी तक के तो दोनों जगह अप अपने जगह है। की बुक भी अपनी जगह है और ऑफलाइन बुक भी अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा करके अभी भी लोग हैं, अभी की जो आने नई जनरेशन है वो ज़्यादा करके ई बुक के साइड में जाना पसंद कर रही है। और जो पुराने हैं, जो जिनके 5 साल के ऊपर 10 साल के ऊपर जिनकी प्रैक्टिस हुई है एडवोकेट्स के, वो ज़्यादा करके बुक्स के तरफ जाते हैं। उसमें 2 चीज़ है, अपन ई बुक में ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन ई बुक में क्या हो जाता है कि ई बुक का अपन मॉनिटर पे लिए हैं तो अपन पढ़ने के बाद उसमें अपने माइंड में नहीं भरता है। जैसा अपन चलचित्र देखते हैं एक प्रकार का, और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। लेकिन बुक्स का क्या होता है, जब बुक्स अपन पढ़ते हैं तो पूरा माइंड अपना उसमें लग जाता है। करेक्ट। तो कई साल के बाद भी अपन अगर उस पॉइंट अगर वो आया अपने सामने तो अपने को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी आइडिया रहती है कि नहीं ये पॉइंट अपने नज़र से गया हुआ है, तो अपने को ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसमें दो डिफरेंस है। करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा आपने ये मतलब खुलासा किया है चीज़ का कि ई बुक्स और हार्ड कॉपीज उसका क्या इम्पैक्ट होता है पढ़ने में। सर अभी आप इतने बरस से काम कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा कोई एक इंसिडेंस आपको याद आ रहा है कि मतलब वो जल्दी जल्दी में कोर्ट का हो, इसका हो, एक ऐसा इंसिडेंस कोई भी एक अच्छा जो आपको दिल में छू के रह गया आपके दिल में, एनी इंसिडेंस? सर मेरे को एक इंसिडेंट आ रहा है कि हमारे यहाँ एक वकील थे जय नारायण पटेल। वो बॉम्बे में टाटा के वकील जज बन गए, उसके बाद हाई कोर्ट के जज बन गए, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस थे तो नागपुर बेंच में थे, तो हमारे एसोसिएशन ने उनको बुलाया सत्कार करने के लिए। और जब सत्कार करने के लिए उनका सत्कार वगैरह हो जाने के बाद वो हमारे ऑफिस में आए, तो उन्होंने पहले सवाल पूछा कि हमारे सुरेश कहाँ हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरे बोले बुला यार उनको। तो मैंने 2-3 एडवोकेट्स मेरी तरफ आए, अरे ढेंगे बाबू अपने को पटेल साहब याद कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलिए मैं आ रहा हूँ।
तो मैं गया उनके पास, सर नमस्ते बोला। उन्होंने बोले कैसे हो? मैंने बोला मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ सर। तो बोले उन्होंने बड़ी अच्छी बात है आप अभी तक के हो, मेरे को बहुत आनंद हो गया बोले। लेकिन सबके सामने सब ऐसा चारों तरफ से वकील लोगों ने घेरे हुए थे उनको, तो उन्होंने सबके सामने ये कहा क्या जब मैं वकील था तब इस आदमी को हम जाके तुरंत पूछते थे कि हमको इस पॉइंट पे जजमेंट चाहिए, और ये आदमी हमको देता था। ओके। आज भी हम, मेरे को याद है कि हम जब भी जाते थे तब वहाँ उस कोर्ट के अंदर जब बिल्डिंग बनने की थी हमारे, तब एक चींच का झाड़ था। वो चींच के झाड़ पे बहुत से वकील लोग ऐसे इकट्ठा रहते थे, तो वहाँ से एक में डिस्कस होता था। तो वो आते थे, तो इस आदमी ने हमको बहुत हेल्प किया। ओके। आज भी हम बोलते हैं कि इस आदमी ने हमारे लिए बहुत हेल्प किया। हम जूनियर लाइन में जब भी थे, और मैं ये बताता हूँ कि जूनियर लोगों ने आज भी इसका फायदा लेना चाहिए। ओके, करेक्ट करेक्ट। ये इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है। यानी ये बहुत बढ़िया इंसिडेंट। यानी मैं मानता हूँ कि उतने बड़े आदमी ने 4 लोगों के सामने मेरी जो तारीफ किया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब उनका भी इतना अच्छा बड़प्पन है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट अ वेरी बिग स्टेज, उन्होंने आपको याद रखा है। तो दोनों तरफा क्रेडिट जाता है। ये इससे ये दिखता है कि आपका काम का कितनी कुशलता थी, और उनका ये दिखता है कि वो भी कितने नम्र थे कि जस्टिस होने के बावजूद भी आपको नहीं भूले वो। ये बहुत अच्छा इंसिडेंस बताया आपने। सर अभी एक मैं पूछना चाहूँगा कि लॉयर को अगर अपनी लाइब्रेरी सेट करनी है जी, तो आप कुछ टिप्स दे पाएंगे उनको कि क्या उन्होंने बेसिक चीज़ें रखनी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए तो एक उनकी थोड़ी सी लाइब्रेरी बने? हाँ सर, जो न्यू कमर्स आते हैं तो उनको बेसिक चीज मैं बताता हूँ उनको कि आपको अपने लाइब्रेरी बनानी है तो सबसे पहले अपने को आपको कौन से साइड में जाना है। तो सबसे पहले आपने लेना चाहिए CPC, एविडेंस, पैसिफिक रिलीफ एक्ट, TP एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, और साथ में CRPC, IPC। ये चीज आप अपने जहाँ आप अपनी सीटिंग करते हो उसके थोड़े थोड़े दूर पर एक अलमारी बनाई है और उसमें रखिए क्या कि अपना हाथ पहुंच सके, क्योंकि पूरा जो लॉ है, पूरा जो लॉ की सिस्टम है वो पूरी सिस्टम इन एक्ट के अंतर्गत ही घूमती रहती है। करेक्ट। और ये सब एक्ट एक में को कनेक्ट है। करेक्ट, समझे क्या? तो ये चीज बेसिक प्रिंसिपल है, ये चीज आपके पास होना ही होना है और ये जरूरी है। ओके। और बाद में आपकी जैसी जैसी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है तो आपको जैसा जैसा जिस चीज की आपको आवश्यकता पड़े वैसे वैसे बाद में बढ़ाते जाइए और उसको सेट करते जाइए। और सेट कैसे चाहिए? टॉपिक वाइज सेट करना है, टॉपिक वाइज कीजिए। अल्फ़ाबेटिकल सेट करना है, अल्फ़ाबेटिकल कीजिए। और सबसे पहले आप बेसिक प्रिंसिपल, तो महाराष्ट्र लॉ जर्नल सबसे पुराना रिपोर्टिंग है, उसमें अच्छे जजमेंट आ जाता है, उसकी लैंग्वेज भी एकदम अच्छी है, तो वो लीजिए। आपको वो पसंद नहीं तो एक आधी रिपोर्ट धीरे धीरे अपनी लाइब्रेरी बढ़ाइए ताकि आने वाले पक्षकार को ऐसा लगे कि वकील साहब के पास कुछ तो है, सक्षम है वो। अभी सर एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपको कि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है एज ए लॉ लाइब्रेरियन। हाँ जी। तो आप क्या टिप देना चाहोगे अगर आज किसी को लॉ लाइब्रेरियन बनना है? हाँ। तो आप वो क्या करना चाहिए सो दैट ही ऑल्सो बिकम एन एक्सेलेंट लॉ लाइब्रेरियन लाइक यू? क्या उसने करना चाहिए? सर ऐसा है कि उसने पहले सबसे पहले तो लाइब्रेरी साइंस का इसमें कोई उपयुक्त गिरता नहीं है, उसको सब अपने माइंड से करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसने आप लॉ लाइब्रेरियन की मुलाकात एडवोकेट्स लोगों से होती है, वकील लोगों से होती है। तो सबसे पहले उसने नम्रता ये अपने पास रखना चाहिए। नम्रता इसलिए रखना चाहिए
क्योंकि एडवोकेट्स जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, करेक्ट। तो उनसे किस प्रकार से बात करना चाहिए ये सबसे पहले सीखना चाहिए। उनकी इज्जत करना चाहिए। उनको जो लगे, अगर अपने को मालूम नहीं तो कोशिश करके सीखना चाहिए। ओके ओके। और अपनी बुद्धि को हमेशा उसमें ढाल देना चाहिए। नहीं है तो पढ़ते रहना चाहिए। जो भी चीज अपने पास नहीं आती है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। ओके। ताकि अपने को, जब तक के लाइब्रेरियन को मालूम नहीं रहता अपने पास किताब आई है, इस किताब में क्या है, समझो कंपाइलेशन मसलन समझो एक क्रिमिनल मेजर एक्ट आ गया, उस मेजर एक्ट में कितने एक्ट्स दिए हुए हैं और कौन से एक्ट है, सेंट्रल के है, स्टेट के है, रेगुलेशन कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, ये जब तक कि लाइब्रेरियन पढ़ता नहीं है तब तक कि वो सामने वाले को बता नहीं सकता ना। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जरूरी है, लाइब्रेरियन को मालूम होना चाहिए। और उसी को मालूम नहीं है तो वो तो क्या ढूंढ पाएगा। सही है। नहीं, नहीं। तो सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको। और दूसरा इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप जो सर्विस और सेवा हमारे वकील भाइयों की कर रहे हो, हाँ जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही करते रहिए, ये हमारी इच्छा है। धन्यवाद सर, ये छोटा सा एक मोमेंटो हमारी तरफ से आपके लिए है। थैंक यू।